व्यूअर्स, वेलकम टू योर चैनल कीज़। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इट इज़ रिलेटेड टू द स्पेशलाइजेशन ऑफ साइकोलॉजी, करियर्स इन साइकोलॉजी एंड अप टू सम एक्सटेंट इनको हम ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी भी कह सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको हर ब्रांचेस से रिलेटेड डिटेल बताऊं, क्योंकि ये आपके करियर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैचलर्स कर रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एमएससी के बाद आपको एमफिल के लिए यानी पोस्ट ग्रेजुएट के बाद जब आप मास्टर्स करने लगेंगे तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको एक्चुअली कौन से फील्ड में जाना चाहिए, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या करते हैं उनको पता नहीं होता और वो गलत चीज़ में स्पेशलाइजेशन करने के बाद अपनी जो एक जॉब सेटिस्फेक्शन होती है उसको अटेन नहीं कर पाते हैं। तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके करियर काउंसलिंग से रिलेटेड। फर्दर अगर मैं बात करूँ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एफए में इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जबकि बैचलर्स में माइट भी पॉसिबल इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए, बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में इसमें से क्वेश्चन नहीं आता। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम साइकाइट्रिस्ट एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम साइकाइट्रिस्ट की बात करें तो अक्सर क्या करते हैं बच्चे, साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट का जो एक कंसेप्ट होता है ना उसको आपस में मेलगमेट कर देते हैं, लेकिन ये दोनों अलग हैं, इन दोनों में फ़र्क होता है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एक ऐसा शख्स होता है जिसने मास्टर्स किया हो इन साइकोलॉजी, इन एडवांस क्लिनिकल साइकोलॉजी बेसिकली, और उसके बाद उसने 1 साल की इंटर्नशिप की हो और उसके बाद वो हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज दे रहा हो। जबकि साइकाइट्रिस्ट एक ऐसा शख्स होता है जिसने एमबीबीएस किया हो, एमबीबीएस के बाद स्पेशलाइजेशन में साइकोलॉजी को चूज़ किया हो और साइकोलॉजी को चूज़ करने के बाद वो साइकाइट्रिस्ट बन जाता है। अब ये दोनों जो होते हैं, ये दोनों में फ़र्क मेजरली क्या होता है कि जो साइकोलॉजिस्ट है वो सारे के सारे थेरेप्यूटिक टेक्निक्स को इस्तेमाल कर सकता है, इसके साथ साथ वो डिफरेंट अप टू सम एक्सटेंट मेडिकेशन और मेडिटेशन की तरफ भी जा सकता है। लेकिन जो हमारा साइकाइट्रिस्ट होता है उसके पास ये एक प्लस पॉइंट होता है कि वो इन सब चीज़ों के साथ साथ सर्जरी भी परफॉर्म कर सकता है, अपनी सर्जिकल जो टेक्निक्स होता है उसको भी अप्लाई कर सकता है अपने फील्ड के अंदर। फर्दर अगर हम इसकी बात करें तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको मास्टर्स करना पड़ेगा इन साइकोलॉजी, और उसके बाद आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं किसी भी हॉस्पिटल में। जबकि अगर आपने एमफिल यानी कि मास्टर्स इन फ़िलासफ़ी किया हुआ इन साइकोलॉजी, तो उसके बाद आपको 1 साल का एडवांस डिप्लोमा करना पड़ेगा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। उसके बाद आप एलिजिबल होंगे किसी भी हॉस्पिटल में अपनी सर्विस देने के लिए। इसके साथ साथ आपको 1 साल की इंटर्नशिप भी करनी पड़ती है। तो ये टोटल आपका, अगर आप एमफिल करें तो 20 साल की मेहनत लग जाती है, जबकि एमएस में आपकी 19 साल की मेहनत बन जाती है इंटर्नशिप को डाल के। तो अगर हम इसके स्कोप में देखें तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल से जो साइकोलॉजी की ब्रांच सबसे ज़्यादा इन है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी की है, और यहाँ पे हर मेजरली बच्चे का ख्वाब यही होता है कि वो क्लिनिकल साइकोलॉजी में जाए। अगर मैं पाकिस्तान में लाहौर के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी की बात करूँ तो वहाँ पे क्राइटेरिया ये है कि आपको ऑब्वियसली जब 8 सेमेस्टर होता है या 7 सेमेस्टर होता है उस दौरान आपको चॉइसेस दी जाती हैं कि आप कौन सी ब्रांच के अंदर जाएं। तो वहाँ पे आपको अगर क्लिनिकल में जाना है तो उसके लिए क्राइटेरिया ये होता है कि आपका एक सब्जेक्ट होता है जिसको हम साइकोपैथोलॉजी कहते हैं, उसमें आपकी मैक्सिमम 80% या 75% कंफर्म क्राइटेरिया नहीं है, बट 75 या 80% में से किसी एक परसेंटेज के अंदर आप होने चाहिए, इससे ऊपर लाया करना चाहिए। उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी को पढ़ने के लिए। फर्दर हम बात करें सेकेंड ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी की, तो ये है काउंसलिंग साइकोलॉजी। अब ज़्यादातर क्या होता है कि हम क्लिनिकल और काउंसलिंग साइकोलॉजी के दरमियान फ़र्क नहीं कर पाते। फ़र्क सिंपली ये है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का काम होता है ट्रीटमेंट से रिलेटेड, कि जितने भी पैथोलॉजिकल इश्यूज़ आ रहे हैं, जितने भी न्यूरोटिक या साइकाट्रिक बिहेवियर आ रहे हैं उनको सही किया जाए, ठीक है। जबकि हमारे जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होता है उसका काम डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट इन अ सेंस कि गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। गाइडेंस प्रोवाइड करने के बाद वो क्या करते हैं, हमारी पुअर कम्युनिकेशन, इनएबिलिटी टू अग्री, उसके साथ साथ फाइनेंशियल और एनी सॉर्ट ऑफ रेजिडेंशियल प्रायोरिटीज़, इसके साथ साथ हमारी पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स, इन सब के ऊपर अगर हम अपना कंट्रोल पाना चाहते हैं या फिर अगर मैरिटल इश्यूज़ आ रहे हैं, इन सब के अंदर जो शख्स हमारी मदद करता है वो होता है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट,
जबकि अगर हमारी कोई एबनॉर्मल बिहेवियर्स आ रहे हैं, उनका हमने ट्रीटमेंट करवाना है, तो उसके लिए हम जाएंगे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के बाद। आपको फ़र्क समझ आ गया होगा, माइट बी पॉसिबल, कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो ट्रीटमेंट करता है, जबकि काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हमें गाइड करता है। फर्दर आता है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के अंदर हम वो सारी की सारी एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेटजीज़ या टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मदद से हम रिसर्च को कंडक्ट कर पाते हैं। अब ऑब्वियसली साइकोलॉजी एक साइंस है, तो उसके अंदर हम एम्पिरिकल अप्रोच को इस्तेमाल करते हैं, और एम्पिरिकल अप्रोच सबसे ज़्यादा जिस ब्रांच में इस्तेमाल होती है वो हमारी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी ही है। इसके अंदर हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं, सेंसेशन के बारे में, परसेप्शन के बारे में, कॉग्निटिव प्रोसेसेस के बारे में, लर्निंग, मोटिवेशन एंड इमोशन के बारे में, सबके बारे में स्टडी करते हैं। अगर हम आजकल की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ के अंदर एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया जाता है, और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जिन जिन स्पेशलाइजेशन के अंदर एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया जा रहा है वो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है। इस ऑब्वियसली थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन ऐसा ही है। हम कह सकते हैं कि अगर हमारी क्लिनिकल सेटिंग के अंदर हम एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो हम एक किस्म की एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी ही कर रहे हैं। ठीक है, अगली आती है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से लोगों के अंदर डिफरेंट किस्म की चेंजेस आ रही हैं फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ। अब जब एक बच्चा बिल्कुल कहते हैं कि मतलब अभी पैदा ही नहीं हुआ, अभी कंसेप्शन बिल्कुल स्टार्ट हुई है, तो उस टाइम क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, फिर फर्दर जब वो पैदा हो गया, न्यू बॉर्न है, तब क्या स्टेट्स हैं, फिर टॉडलरहुड में क्या स्टेट्स आ रही हैं, फिर चाइल्डहुड में, फिर फर्दर एडोलेसेंस में, देन एडल्टहुड में। एडल्टहुड की भी आगे 3 कैटेगरीज हैं, अर्ली एडल्टहुड, लेट मिडिल एडल्टहुड एंड देन लेट एडल्टहुड। लेट एडल्टहुड के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच भी होती है जिसको हम जेरोंटोलॉजी कहते हैं, यानी स्टडी ऑफ ओल्ड एजेस। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि वो सारी की सारी चीज़ें पढ़ते हैं जो कि हम फेस कर रहे होते हैं ओल्ड एजेस में, लाइक इमोशनल प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, लर्निंग प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, मेमोरी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, और सारी की सारी कॉग्निटिव प्रोसेसेस और बाकी सब के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है एजिंग का, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें ज़्यादातर बताती है अबाउट द चाइल्ड डेवलपमेंट और मेजरली द पर्सनस डेवलपमेंट। और काफ़ी ज़्यादा जो आज का साइकोलॉजिस्ट हैं वो इसके अंदर अपना काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्ट शो करवा रहे हैं कि वो देखेंगे किस तरह से डेवलपमेंट का इफ़ेक्ट पड़ता है। और अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है हमारे बिहेवियर्स के ऊपर। और अगर जो है हम क्लिनिकल या काउंसलिंग की भी बात करें तो उसमें भी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर हमें इसका कॉन्सेप्ट नहीं होता तो माइट बी पॉसिबल जो डेवलपमेंटल इश्यूज़ की वजह से किसी भी किस्म का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आया हो तो हम उसको टारगेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये एक बहुत ही मेजर ब्रांच है साइकोलॉजी की। फर्दर आती है सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं एज अ स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर्स, बेसिकली हाउ पीपल ऑर्गेनाइज एंड रिस्पॉन्स टू देयर सोशल एक्सपीरियंसेस, प्लस इट इज़ द स्टडी ऑफ ग्रुप, हम कुछ हद तक इसको ये भी कह सकते हैं, एंड बेसिकली द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ पीपल एंड हाउ दे बिहेव इन अ सेटिंग, मतलब किस तरह से पब्लिक सेटिंग में किस तरह करते हैं और अकेले में कैसे करते हैं और सोशल बिहेवियर्स उनका कैसे होते हैं। इन सबके बारे में अगर हम जानना चाहें तो हम सोशल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। सोशल साइकोलॉजी डिफरेंट सेटिंग्स के अंदर हमारी जो बिहेवियर होता है ना उन सब के बारे में देखते हैं, और उसके बाद फिर एक जो कंक्लूजन होते हैं वो ड्रॉ करते हैं। सोशल साइकोलॉजी का मेजरली काम होता है कि ये देख सकें कि ऐसे कौन कौन से सोशल फैक्टर्स हैं जो एक पर्सन के बिहेवियर के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं, साथ में एक पर्सन जो है वो किस तरह से बिहेव करता है ग्रुप में, और एज अ होल ग्रुप किस तरह से बिहेव करता है, और एज अ होल सोसाइटी किस तरह से बिहेव करती है, एज अ होल कल्चर किस तरह से बिहेव करता है, और इन सब चीज़ों के बारे में वो जानते हैं और देखते हैं। और इसी की बेसिस के ऊपर हम कह सकते हैं कि कुछ जो हमारे डिसऑर्डर्स होते हैं उनके क्राइटेरिया भी बनते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ जगहों पर जो है कुछ डिसऑर्डर्स को ऑब्वियसली सही नहीं मतलब डिसऑर्डर नहीं समझा जाता। लाइक अगर हम ईस्टर्न कल्चर की बात करें तो इसमें पाकिस्तान के अंदर होमोसेक्सुअलिटी को एज अ डिसऑर्डर कंसिडर किया जाता है, और जेंडर डिस्फोरिया को भी एज अ डिसऑर्डर कंसिडर किया जाता है। जबकि जो वेस्टर्न ममालिक हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे इन दोनों चीज़ों को एज अ चॉइस समझा जाता है, नॉट एज अ डिसऑर्डर। तो ये सोशल साइकोलॉजिस्ट ही होता है जो क्राइटेरिया को डिफ़ाइन करता है, एक बाउंड्री बना देता है हमारे डिसऑर्डर्स के लिए भी। तो इस तरह से ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांच है। इसके साथ साथ ये एग्जामिन करती है कि हम किस तरह से बिहेव करते हैं और किस तरह से मतलब एक्ट करते हैं
फ़र्दर इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, और अगर हम वैसे टीचिंग के अंदर भी देखें तो इसका काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा एक जो है ना स्कोप है टीचिंग में भी, क्योंकि आप बेशक कुछ भी पढ़ें, मास्टर्स के अंदर आपको सोशल साइकोलॉजी ज़रूर पढ़नी पड़ेगी। तो ये काफ़ी अच्छी ब्रांच है साइकोलॉजी की। इसके अंदर डिफरेंट साइंटिफिक स्टडीज़ भी कंडक्ट की जाती हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स सोशल प्रोसेसेस को असेस किया जाता है, सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन को देखा जाता है, डिस्क्रिप्शन की जाती है अबाउट द साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी अप टू सम एक्सटेंट। फर्दर इसका स्कोप अगर हम देखें तो वो ओवरऑल जो है ना लाया जा रहा होता है हमारे सोशल बिहेवियर्स और सोशल एक्शंस के ऊपर। जो नेक्स्ट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी की है हमारी, वो है कम्युनिटी साइकोलॉजी। तो कम्युनिटी साइकोलॉजी फ़ोकस करती है कि किस तरह से जो है ना पर्सन वो अपनी कम्युनिटी के अंदर बिहेव कर रहा है। साथ ही साथ ऐसे कौन कौन से मतलब असेसेबल केसेस हैं जो कि, या फिर कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, या कौन कौन सी मेंटल हेल्थ सेंटर्स हैं जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं पीपल के लिए, ठीक है। और कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट का काम होता है कि वो देखे ह्यूमन बिहेवियर को इन टर्म ऑफ अडेप्टेशन टू रिसोर्सेज एंड द अडेप्टेशन टू स्पेसिफिक सिचुएशन, ठीक है। और इनका जो काम होता है वो ये ज़्यादातर मेजरली इस चीज़ के ऊपर होता है कि वो देख सकें कौन कौन से ऐसे जो है ना रेजिडेंट्स पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर पर्सन की जो नीड या नीड की सर्विसेज वगैरह जो है वो पूरी हो रही होती है। और इसके साथ साथ वो लोगों को ये सिखा रहे होते हैं कि वो किस तरह से असेस कर सकते हैं अपनी रिसोर्सेज को जो कि अभी अवेलेबल हैं उनके लिए। कम्युनिटी साइकोलॉजी जो होता है ना वो हमें प्रिवेंशन के बारे में बताता है कि हम किस तरह से अपनी मेंटल प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा वर्कशॉप्स होती हैं जिसमें हम बताते हैं कि किस तरह से आप अपने आप को बचा सकते हैं, या कि कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि एक मेंटल इशू को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो वो सारा का सारा काम जो कर रहा होता है वो कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट ही कर रहा होता है। फर्दर आता है एनवायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी जैसे कि नाम तो ज़ाहिर है वो सारे के सारे ऐसे पॉइंट्स और फिगर्स के ऊपर बात करेगा जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हों और उनका इफ़ेक्ट देखना है हमारे बिहेवियर के ऊपर। ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स जिनका, या फिर ऐसे जो इम्बैलेंसमेंट ऑफ नेचर या बैलेंसमेंट ऑफ नेचर है जिसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है हमें हमारी ह्यूमैनिटी के ऊपर, साथ साथ हमारे बिहेवियर के ऊपर, और जो हमें एक ड्राइव या मोटिवेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं उन सबके बारे में देखते हैं, और उसके बाद फिर अपनी कंक्लूजन वगैरह ड्रॉ करते हैं। अगली जो ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है इट इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अगर पाकिस्तान में इसका स्कोप मैं बताऊं तो काफ़ी ज़्यादा कम है, जबकि होना काफ़ी ज़्यादा चाहिए था। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो देखते हैं कि स्कूल के अंदर किस तरह से जो है ना वो बच्चों को बेहतर चीज़ें प्रोवाइड कर सकें, क्या क्या हमें रिकमेंडेशन देनी चाहिए एक एजुकेशनल प्लेसमेंट्स के अंदर, टीचर को किस तरह से सिलेक्ट करना चाहिए। अब यहाँ पे सिलेक्शन ऑब्वियसली आप देखते हैं तो एक हेड मिस्ट्रेस होती है ज़्यादातर स्कूलों में जो कि आपको अपॉइंट कर लेती है। कोई पैनल नहीं बैठता जो आपका इंटरव्यू ले और देख सके कि क्या आप साइकोलॉजिकली हेल्दी हैं, क्या आप एलिजिबल हैं, क्या आप बच्चों को पढ़ाए, इसका आपके मेंटल स्टेट के बारे में कोई कुछ नहीं पूछता, जबकि ऐसा होना चाहिए। क्योंकि ऑब्वियसली टीचर का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है बचपन में ख़ास तौर पे, और फ्राइड के अकॉर्डिंगली जो बचपन है वो एक हमारा रूट कॉज है हमारे बिहेवियर या पर्सनैलिटी की फॉर्मेशन में। तो इसलिए ये मेरे ख्याल से ये काफ़ी इसकी एप्लीकेशन होनी चाहिए पाकिस्तान में, लेकिन एज सच नहीं है। फर्दर एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट का काम होता है कि वो देखे, प्लानिंग करे, टीम्स फॉर्मेशन करे और देख सके कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में क्या 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 हमें एजुकेशनल स्टेप्स लेने चाहिए बेटरमेंट के लिए, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें ख़त्म कर देना चाहिए जो कि हमारी जो कह सकते हैं ना कि बिहेवियर के ऊपर बुरा असर डाल है, उन सब के बारे में। तो इसमें हमें साथ साथ डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग भी पढ़ाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा कम है। कुरिकुलम डिज़ाइनिंग के अंदर और टेक्स्ट बुक फॉर्मेशन के अंदर भी सारे जो है ना एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट का बहुत अहम रोल होता है। फर्दर आते हैं इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट, सॉरी फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट पे। फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का काम होता है कि वो देखे कि ऐसे कौन कौन से जो है मतलब डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, या फिर कौन कौन से ऐसे बिहेवियर्स हैं जो क्रिमिनल के अंदर मौजूद है, ज़्यादातर क्रिमिनल के अंदर। Forensic psychology is basically the field of psychology that apply the psychological concepts on the legal system. लीगल सिस्टम के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, हमारे जस्टिस आ जाते हैं, लॉ एंड कोर्ट आ जाते हैं, इन सबके से रिलेटेड जो मैटर को जो डिस्कस करता है वो फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट करता है।
अगर हम फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का फ़र्दर भी देखें तो इसमें डिफरेंट जो है ना, मतलब वो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के बारे में देखते हैं, मतलब कह सकते हैं कि साइकोपैथोलॉजी को भी देखते हैं, साथ साथ बिहेवियर्स को भी देखते हैं जो कि जो है ना क्रिमिनल्स में मौजूद होते हैं। और उसके बाद स्टडी करने के बाद वो बताते हैं कि मतलब क्या ये पर्सन इनोसेंट है, या फिर या ये पर्सन ऑब्वियसली मतलब इसने गलत हरकत किया और इसको सज़ा देनी चाहिए, या फिर ये दे बताते हैं हमें कि जो पर्सन है वो क्या ही उसने अपनी कोई बीमारी में आकर तो ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाया, यानी वायलेट तो नहीं किया लॉ को। तो ये सारा का सारा जिस फील्ड के अंदर स्टडी किया जाता है, इट इज़ फॉरेंसिक साइकोलॉजी। फर्दर आती है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी हमारी सारी डील करती है अबाउट द प्लेसमेंट, अबाउट कंज्यूमर इंटरेस्ट, कि हम किस तरह का प्रोडक्ट लॉन्च करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हों। कंपनी की जो मतलब एक कह सकते हैं ना कि सेल्स होती है, उसको भी कुछ हद तक अफेक्ट करते हैं हमारे इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट। साथ साथ वो हमें ये बताते हैं कितने वर्किंग आवर्स होने चाहिए, वर्कर्स फटीग के बारे में बताते हैं, रेस्टिंग पीरियड एंड एम्प्लॉय मोरल के बारे में बताते हैं, और ये ज़्यादातर हेल्प करते हैं अबाउट द ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉय। और इसके साथ साथ ये बताते हैं कि मतलब कौन कौन सी ऐसी स्पेसिफिक स्किल्स हैं जो कि एक्वायर करनी चाहिए एक पर्सन को एक ख़ास डेजिग्नेशन पे काम करने के लिए। और साथ में जब हम सिलेक्शन कर रहे होते हैं या प्लेसमेंट्स कर रहे होते हैं तो उस टाइम भी बताते हैं कि क्या ये पर्सन एलिजिबल है, कि ये नियर फ्यूचर में वो सारी की सारी स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटीज़ को अटेन या गेन कर लेगा जो कि नेसेसरी हैं एक कंपनी के एम्प्लॉय होने के लिए। फर्दर आते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पहले तो नहीं थी, ये बिल्कुल नया नया फील्ड है जिसके अंदर हम देखते हैं कि हम ऐसी कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड किए करें जिसकी वजह से एक जो स्पोर्ट्स मैन है वो बेहतर तरीके से काम परफॉर्म कर सके। जब 2000 का ओलंपिक हुआ था तो उसके बाद से ये जो है ना स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट को हायर करना शुरू किया था अमेरिकन एथलेटिक्स ने। फर्दर आते हैं नेक्स्ट ब्रांच विच इज़ पर्सनैलिटी साइकोलॉजी। पर्सनैलिटी साइकोलॉजी फोकस ऑन डिफरेंट enduring traits and characteristics of an individual plus all the psychological and personality factors that are related to the person, like aggression भी हो सकता है, मोरल हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है, जेंडर रोल हो सकता है, इनर बिहेवियर या फिर डायरेक्टेडनेस हो सकता है। इन सब के बारे में जो पर्सन स्टडी करता है इट इज़ पर्सनैलिटी साइकोलॉजिस्ट। उसके बाद हम लास्ट ब्रांच के बारे में बात करते हैं जो कि है हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी का अगर मैं बताऊं तो पाकिस्तान में पंजाब यूनिवर्सिटी MS प्रोवाइड कर रही है इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी में। हेल्थ साइकोलॉजिस्ट आप बन सकते हैं वहाँ पर जाके। हेल्थ साइकोलॉजिस्ट इज़ बेसिकली अ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच जिसके अंदर हम एम्फोसाइज करते हैं अबाउट द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक लाइफस्टाइल एंड द नेचर ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम्स, और हॉस्पिटल में किस तरह का सिस्टम होना चाहिए, और बाकी जो एक पर्सन जो कि फ़िज़िकल चैलेंजेस को फेस कर रहा है उसके अंदर क्या क्या साइकोलॉजिकल जो है प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उसको हमें किस तरह से ट्रीट करना चाहिए और उसके साथ किस तरह का बिहेवियर रखना चाहिए, इन सब के बारे में जो पर्सन या जो शख्स या जो साइकोलॉजिस्ट हमें बताता है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है। इन पे मैं कहना चाहूँगी काइंडली मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट कर दें ताकि मैं भी अपने चैनल को मतलब सरवाइव, फ़िलहाल तो सरवाइव ही है, तो सरवाइव रख सकूँ इस कम्युनिटी में। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।